नमस्कार। जिस तरह से हम देश के कोने कोने में अक्सर धरना प्रदर्शन या रैलियों में हम वर्तमान सरकार को आईना दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश काल में भी बहुत से विद्रोह हुए, जिसमें कोल विद्रोह की प्रमुखता को हम भूल नहीं सकते। कोल विद्रोह, जिसे हम मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, आपको बताते चलें, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का अत्याचार जब बढ़ने लगा, कोल जातियों ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाने के लिए विवश कर दिया। इसमें इनकी जीत भी हुई। बहरहाल इतिहास हमें संघर्षशील बने रहने की सीख देता है। बाहर से जागीरदार लाके जागीरदारों को बिठाया गया और जिस तरह से शोषण यहाँ पर शुरू हुआ वो सदियों तक चला। और एक वक्त ऐसा आया जब 1831 से पहले की ही बात है, जब यहाँ लोगों को इस बात की घुटन महसूस होने लगी कि जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर एक जो सामाजिक न्यायिक व्यवस्था, जिसमें जो पूर्वजों ने जो ज़मीनें तैयार की, उसमें स्वाभाविक रूप से जो उनका स्वामित्व था, उसमें उनको रेंट लगान देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनको जो है राजा व्यवस्था में उनको वहाँ पर उपहार देने का, उनको जो इस तरह का सिस्टम जो डेवलप कर दिया गया था, जिसमें वो अपने आप को असहाय और अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे थे। और अंदर ही अंदर जो इसके लिए विरोध जो पनप रहा था हर तरफ, वो एक ऐसा महान कोल विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ, जिसमें आपका छोटा नागपुर से लेकर कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, सारे इलाके जो हैं वहाँ पर आदिवासी इस अन्याय शोषण के खिलाफ में खड़े। एक महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासी समुदाय अपने प्रति हो रहे अन्याय, इस तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। और इस कोल विद्रोह को हम निर्णायक भी बहुत हद तक कह सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि इसके बाद, क्योंकि अभी तक जो देश के दूसरे हिस्से से लाए गए जागीरदारों को लगान वसूलने का और जमींदारी पुलिस सिस्टम बना के द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था लोगों के ऊपर जुर्म ढाने का हो रहा था, तो जो ब्रिटिश हुकूमत जो अभी तक भाषा के जो एक आप कह सकते हैं अवरोध के चलते यहाँ के ना लोगों की मन भावना को, ना उनके सिस्टम को, ना उनकी परंपरा को समझने में असक्षम थी, मगर इतना उनके एजेंट्स बिठाए गए। और उन गवर्नर जनरल्स के एजेंट 1861 में सबसे पहले जो एजेंट्स हुआ करते थे, उनको डिप्टी कमिश्नर का जो है ये पद यहाँ पर दिया गया है, ताकि वो यहाँ पर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम वो देखे, समझे और संभाले। इसका ये परिणाम जरूर इतना आया था। और जो हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि बहुत कुछ गलत जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये इस तरह की एक चिंगारी भड़की थी। और उसके बाद फिर आप लोग ने देखा कि जिस तरह से 17वीं शताब्दी के आखिर में जिस तरह से विल्किंसन रूल कोल्हान में वहाँ पर लागू किया गया, उसके बाद फिर संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो हुआ, उसके बाद जो आखिरी इसी विद्रोह के आखिरी कड़ी के जो हिस्सा रहे बिरसा मुंडा जी, उनके बाद CNT एक्ट 1908 में। ये जो हमारा आदिवासी जो समाज है, जो अपनी परंपराओं के हिसाब से चलता आया है, जिसको ये समझ में कभी नहीं आया कि हमें रेंट आखिर किस लिए देना है, ये धरती हमारी, ये सूरज हमारा, ये आसमान हमारा, हम रेंट किसी को क्यों दें। वो सम्मान पूर्वक अपने जो कबीला के सरदार या अपने जो समाज के अगुवाओं को वो ज़रूर उपहार स्वरूप कुछ देते थे, कुछ अनाज दे देते थे, मगर जिस तरह के जुर्म ढाके उनके साथ मतलब उनको मजबूर किया जा रहा था, ये तिलमिलाहट कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप ले लिया था। क्यों कहा जाता है कि अगर संविधान समझना है तो आदिवासी को देखो, क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे अपने आप को चलाता आया। और यही वो कारण है
कि अंग्रेज़ों को भी हम लोगों को, आदिवासी समुदायों को अलग नज़र से देखने का उनमें भी एक प्रवृत्ति पैदा हुई। बहुत सारी व्यवस्थाएं लाई गई और जो 1908 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, उसमें अनुसूचित जो क्षेत्र जो पूर्णतः क्या बोलते हैं शेड्यूल एरियाज़ और जो पार्शली शेड्यूल एरियाज़ जो हैं उस तरह के चिन्हित किए गए। और 1935 में भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें भी उस चीज़ को स्वतः लागू किया गया। मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगी कि यहाँ पर बीच बीच में इस बात का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि हमारा घाघरा डोरंडा का भी वो केस आया था, अपोलो का केस, उसमें कहा गया था कि 1932 में उस ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, जबकि 1922 में जो बिहार म्युनिसिपल एक्ट भी बिहार यहाँ रांची जिला में वो लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय 1918 में ही शेड्यूल एरिया घोषित हो चुका था। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ जो है जिसमें हमारे अपने स्वशासी जो प्रथाओं को यथावत रखने की बात को कहा गया। जो आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो आर्टिकल अनुच्छेद 244 के अंतर्गत, उसके कई पैरा के अंतर्गत जो हमारी उन्हीं व्यवस्थाओं को यथावत रखने की बातें कही गई हैं। तो ये हमारे लिए स्वतः और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने उस समय जो कुर्बानियाँ दी, जिन बातों को लेके जो सारा कुछ उन्होंने व्यवस्था बना के गए, उसको हम लोग कायम कैसे करें। और जो अब जैसे कि आपने भी सवाल उठाया कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी ज़मीनें जो चली जा रही हैं, तो अफसोस की बात है कि हमारे ही लोग जो हैं बरगलाए जा रहे हैं। जैसे कि धान जी ने कहा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था जो यहाँ पर आई है, जो माइनिंग का आप काम देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड जो है, जब बिहार एकीकृत बिहार में भी था तब भी यहाँ पर चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे माइंस और मिनरल्स मिलते हैं। अलग राज्य बनाने की जो मुहिम चलाई गई थी कि यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलेगा, अपना स्वाभाविक अधिकार मिलेगा, अपना जो मौलिक अधिकार मिलेगा, वो नहीं हो पाया है। और आज हमारा राज्य जो है गरीबी की पायदान में बहुत नीचे है। तो एक आज ये ऐसा दिन है, मैं आपके चैनल्स के द्वारा हमारे अपने जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि उनके विद्रोह को हम लोग उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं, उनकी उन कुर्बानी के पीछे छिपे हुए जो उद्देश्य को भी हम लोगों को समझना होगा और आगे लेके जाना होगा, क्योंकि इतिहास जो बना है वो कहीं आगे भी जो है हमारी पीढ़ी को ना झेलना पड़े। तो इसके लिए हमको आज सजग होकर काम करना होगा। और जितने भी हमारे अपने समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज के विरुद्ध जाके हमारे अपने खिलाफ में काम करते हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है। और उनके लिए, क्योंकि वो हमारे अपने ही हिस्सा है, हमारे भाई बंधु हैं, तो हम चाहेंगे कि वो समाज को तोड़ने की जगह में मजबूत करने के लिए काम करें। ये ऐसे अवसर जो आते हैं वो हमारे अपने पूर्वजों की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें। हम लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा और स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि आपके चानों में बहुत जगह गैर मजरूआ ज़मीन बहुत जगह है, पर्याप्त जगह है, ज़मीन है, जहाँ पर एकलव्य विद्यालय को 5 एकड़ ही तो चाहिए या 10 एकड़ भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मगर ऐसी ऐतिहासिक ज़मीन जहाँ पर हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, पूरा का पूरा उनका परिवार वहाँ पर समाप्त हो गया, तो सम्मान स्वरूप वहाँ पर बल्कि एक स्मारक बनना चाहिए ऐसे बृहद रूप से, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको देखे, मेमोरियल को, म्यूज़ियम को समझे और अपनी विरासत को समझने के साथ उसको आगे बचाने के लिए भी अपनी सोच रखे। मैं सरकार से ये निवेदन भी करना चाहूँगी और अपने जो हमारे जो अभिभावक हैं, गवर्नर महामहिम जो हैं, उनसे भी मैं कहूँगी कि ऐसे अवसरों को, खास तरह से महान कोल विद्रोह जिसमें हमारे कई आदिवासी समुदायों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था, उनके नाम से इस दिन को बृहद रूप से सरकारी तौर पे मनाया जाना चाहिए।